अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS602 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ लाइन ड्राइंग टेक्निक्स। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर हम किसी लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लाइन क्या होती है। लाइन और स्ट्रेट लाइन इज़ रफली स्पीकिंग एंड थिन लॉन्ग स्ट्रेट जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइन क्या है कि एक थिन लॉन्ग स्ट्रेट जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉ करें तो उसको हम लाइन कहते हैं। सिंपल सी लाइन की डेफिनेशन है। तो कहता है कि लाइन क्या होती है। लाइन आपके किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करती है। तो किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो आपकी लाइन होती है। देखिए, लाइन प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट कनेक्शन बिटवीन द पॉइंट्स एंड इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन, और उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब देखिए, मसलन हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, एक इधर आपने पॉइंट लगा हुआ था और एक इधर पॉइंट था, तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये आप कहेंगे कि ये एक लाइन है। लेकिन अगर एक लाइन के दरमियान आपके तीन या तीन से ज़्यादा डॉट आ जाए, ठीक है ना। अगर आपके ये देखें, यहाँ से जब हमने स्टार्ट की तो एक शुरू में एक एंड पे सिर्फ दो डॉट थे, लेकिन अब हमारे पास 4 हो गए हैं, एक ये और दो हमने ऐड कर दिए। तो अगर आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट आ जाएं एक ही लाइन के अंदर, तो उसको हम कोलीनियर कहते हैं। उन पॉइंट्स को कोलीनियर कहा जाता है। अब जब हम लाइन लगाते हैं तो वो स्लोप बन जाती है। तो हमारे पास जो है तीन किस्म की स्लोप्स होती हैं। सबसे पहली स्लोप जो होती है उसे हम स्लोप इज़ इक्वल टू 1 कहते हैं, जो हमारे पास ये देखिए पूरा 45 का एंगल बना रही होती है। उसके बाद हमारे पास एक स्लोप आती है जो स्मॉलर देन 1 होती है, और एक स्लोप होती है हमारे पास जो ग्रेटर देन 1 होती है। तो हम इन सब को ड्रॉ करने की टेक्निक्स देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तीन टेक्निक्स हैं जिनसे हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो है वो है इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिथम, सेकंड वन है DDA लाइन एल्गोरिथम, और थर्ड वन जो है वो है ब्रेसम लाइन एल्गोरिथम। अब ये देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास वो है इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिथम। इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिथम से आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कुछ हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये इस तरह होता है कि अगर हम एक जो है वो लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये देखें, अगर हमारे पास ये एक बना हुआ है, इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस हो और ये अगर वाई एक्सिस हो, तो इसमें हम वैल्यूज़ लिख देंगे 1 और ये 2 3 4 और 5 6 इसी तरह। और इसी तरह इधर जो है हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब क्या है कि हम इस तरह करते हैं कि इसके अंदर जो है हम कुछ इंक्रीमेंट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम एक वैल्यू बता देते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो अगर हम कहें कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू जो 2 है। तो हम लिखेंगे कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। और हमारा फाइनल पॉइंट हम कह देते हैं कि फाइनल पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल पॉइंट है हमारा वो इधर से x का 5 और y का 4 है। तो हम इस तरह लिख देंगे 5 और 4, ठीक है। तो हम यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं, एक हमने नंबर सेव किया होता है कि हमारा फाइनल पॉइंट क्या है। तो हम चेक करते हैं क्या वो उस फाइनल पॉइंट के इक्वल है। अगर तो उस फाइनल पॉइंट के इक्वल आ गया है तो हम कहेंगे कि ठीक है, हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा ये इक्वल नहीं आया। यहाँ पे हमारे x की वैल्यू 2 बन रही है और y की वैल्यू जो है वो 2.5 बन रही है। लेकिन हमें तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू जो है वो 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब है कि अभी हमारा जो हमारी फाइनल पॉइंट है उससे कम है। तो हम इसमें कुछ एक इंक्रीमेंट करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी लाइन और ज़्यादा कर देंगे। फिर दोबारा से चेक करेंगे, अगर तो ये इक्वल आ गया हुआ फाइनल के तो ठीक है, वरना इसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट कर देंगे। इस तरह हम इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे और जो है ये हमारी वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। अब देखें, अगर इससे अगला पिक्सल यहाँ पे है तो हम जो है लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। अब हम दोबारा चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम तो जो है फाइनल से आगे आ गए हैं, मतलब हमारा ग्रेटर हो गया है। तो फिर हम इसमें जो है वो डिक्रीमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई, सिर्फ इंक्रीमेंट का बताया हुआ है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीमेंट करते हुए अपने इस फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंक्रीमेंट लाइन एल्गोरिथम है। इसको हम नीचे देखते हैं उन्होंने क्या डिटेल लिखी हुई है। तो ये देखें,
वो कहता है इसके लिए आप एक इक्वेशन यूज़ करते हैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, और m क्या है इसमें, m जो है वो आपका है डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली है कि b जो है इधर रहने दिया और बाकी आपकी वैल्यूज़ इधर आ गई, तो ये b इज़ इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स, तो ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस उन्होंने बताई हुई हैं। कहता है कि अगर आपकी वैल्यू जो है m की वो स्मॉलर देन 1 हो, तो इसका मतलब है कि आपने एक्स एक्सिस में एक इंक्रीमेंट करना है, और अगर आपकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि आपने जो है इंक्रीमेंट करना है y में 1 इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ अगर हम ऊपर चेक करें तो आप खुद देखेंगे कि ये देखें, अगर हमारा m स्मॉलर देन 1 है, यहाँ पे हमारा m स्मॉलर देन 1 है, तो हम किस में इंक्रीमेंट करेंगे, x में 1 इंक्रीमेंट करेंगे। क्यों, आप यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी ये जो लाइन है ये x की तरफ ज़्यादा मूव कर रही है, ऊपर को y की तरफ मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे x की तरफ ही इंक्रीमेंट करना है और x की तरफ लेके जाना है। और इसी तरह वो कह रहा है अगर आपका m ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हमें y में 1 इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि ये अगर आप लाइन देखें तो ये y की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, x की तरफ ज़्यादा मूव नहीं कर रही। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे एक नीचे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। कहता है कि अगर आपके पास, वो जैसे मैं आपको ऊपर बता रही थी कि अगर हमने ये ड्रॉ किया है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर हमने एक ड्रॉ किया हुआ है, तो कहता है कि आपका जो P1 है, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो 10-10 है, और जहाँ पे आपने लाइन को एंड करना है वो 20 और 18 है। तो अगर हम इन्हें ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा। तो इसमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10 होगा, यानी कि इधर से भी 10 और इधर से भी 10, तो ये हमारा जो है वो कुछ इस तरह यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसके हिसाब से। ठीक है, ये अगर हम इस एग्जांपल को लें तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और एंडिंग पॉइंट क्या है 20 और 18, तो यहाँ से हमारा जो है 20 आएगा और इधर से 18, तो यहाँ पे करके हमारा जो है फाइनल पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है कि हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और मूव करके यहाँ तक जाएगी। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, y2 में से y1 की वैल्यू निकाल देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे कि ये देखें ना, ये हमारे पास किस तरह है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास x1 है, और ये हमारे पास जो है ये x2 है, और ये हमारे पास P1 का जो y है वो y1 है, और P2 का जो y है वो y2 है। तो हम क्या करेंगे, dy मालूम करने के लिए y2 माइनस y1 करेंगे, तो 18 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और dx फाइंड करने के लिए हम x2 यानी कि 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि और फिर इनके आंसर से हम फाइंड करेंगे कि हमने जो है वो x की तरफ इंक्रीमेंट करना है या फिर हमने y की तरफ इंक्रीमेंट करना है, जो हमने ऊपर सिचुएशन पढ़ी थी। बिल्कुल इसी तरह आपको नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है अगर आपके पास P1 की ये वैल्यूज़ हैं, यानी कि स्टार्टिंग आपने यहाँ से करनी है, और P2 की ये एंडिंग आपने यहाँ से करनी है, तो आपने dy की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और dx की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा dy और dx की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नीचे हमारे पास यहाँ पे पूरा वो हमारा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इस चीज़ का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले वो कहता है कि हमने क्या करना है, dx फाइंड करना है। dx हमने देख लिया, हम क्या करेंगे कि P2 जो है उसके x की वैल्यू लिखेंगे और उसमें से P1 के x की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने कहा था ना, ये देखें, हम कह रहे थे कि ये जो P1 है, P2 है, इसकी x की वैल्यू में से हम P1 की x की वैल्यू को माइनस करते थे। ये देखें, P1 की x की वैल्यू क्या थी 20, उसमें से हमने P1 की x की वैल्यू 10 को माइनस किया। तो इसी तरह यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये हमारा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, dx को फाइंड करने के लिए P2 के x में से P1 के x की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है dx आ जाएगा, और इसी तरह P2 के y की वैल्यू में से P1 के y की वैल्यू को माइनस करेंगे तो dy आ जाएगा। फिर m का जो है फॉर्मूला वो हमने देख लिया था, तो अब हम dy और dx की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। dy ऊपर रख के dx पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है, P1 का जो x की वैल्यू है उसे हम x
एक्स की वैल्यू कर देंगे और जो P1 में y की वैल्यू है उसको हम y की वैल्यू कह देंगे, और फिर हम अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद अगर तो हमारा m जो है वो स्मॉलर देन 1 होगा, तो हमने देखा था कि अगर वो हमारा स्मॉलर देन 1 होगा तो हम x में इंक्रीमेंट करेंगे, वरना यानी कि अगर वो स्मॉलर देन नहीं है तो इसका मतलब है वो ग्रेटर देन है, तो फिर हम y के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपके पास पूरा कोड लिखा हुआ है। तो ये एल्गोरिथम तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें मसला ये था कि इसमें लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, यानी कि बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, और ये काम भी जो है वो इंक्रीमेंटल डायरेक्शन में करता था, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें लेस कैलकुलेशंस करनी पड़े। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक नया एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करवाया गया, विच वाज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, जिसे DDA एल्गोरिथम कहा जाता है। इसमें कैलकुलेशंस को बहुत कम कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम dx और dy की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। वो हमने ऊपर भी देखा था कि हम dx और dy की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो इसमें उसके बाद क्या स्टेप किया गया कि हमने कहा कि अगर तो आपके, हमने इफ़ एल्स स्टेट लगाई, अगर तो आपके dx की वैल्यू बड़ी है तो उसे एक नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रखा स्टेप। हमने कहा dx या dy जिसकी भी वैल्यू बड़ी है वो स्टेप के अंदर डाल दो। यानी कि ये देखें, हमने कहा कि अगर dx की वैल्यू बड़ी है तो उसे स्टेप में डाल दो, वरना dy की वैल्यू स्टेप में डाल दो। यानी कि अगर dx की बड़ी है तो वो डाल दो, वरना का मतलब है कि फिर dx की नहीं बड़ी, dy की बड़ी है तो वो डाल दो। यानी कि इन शॉर्ट के स्टेप के अंदर, स्टेप वाला जो हमने वेरिएबल बनाया उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो dx या dy में से वो वैल्यू आ जाएगी जो ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू जो है स्टेप के अंदर डाल दी। अब आखिर स्टेप क्या है? स्टेप इज़ अ टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स रिक्वायर्ड फॉर अ लाइन, यानी कि आपके पास जो स्क्रीन के अंदर टोटल लाइंस हैं, अगर हम ये स्क्रीन कहें तो स्क्रीन के अंदर हमारे पास लाइंस बनी होती हैं, तो एक लाइन के अंदर हमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स चाहिए, ये जो स्टेप के अंदर वैल्यू होगी वो बताएगी। कि यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमने स्टेप के अंदर अगर 10 पुट किया है तो इसका मतलब है कि हमारी एक लाइन के अंदर 10 नंबर ऑफ पिक्सल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने स्टेप के अंदर वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि dx की वैल्यू को भी स्टेप से माइनस कर देना है और dy की वैल्यू को भी स्टेप की वैल्यू से माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो जो dx को स्टेप से डिवाइड करने का आंसर आएगा, उसका मतलब है कि इतना इंक्रीमेंट x की साइड पे कर दो, और dy को स्टेप से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसका मतलब है कि इतना इंक्रीमेंट जो है वो y वाली साइड पे कर दो, और बस कैलकुलेशन ख़त्म हो गई। देखिए, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। आपको मैं यहाँ एग्जांपल से समझा सकती हूँ कि अगर हम कहें कि हमारे पास जो है वो अगर d की वैल्यू जो थी, अगर हम कह दें कि वो 10 थी, और हमारे पास dy की वैल्यू, अगर हमारे पास dy की वैल्यू 5 हो, तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो बड़ी वैल्यू वो स्टेप के अंदर जाएगी। तो अगर dx बड़ा है तो वो स्टेप में डाल दो, तो इसका मतलब है स्टेप की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो dx की वैल्यू 10 थी और स्टेप की भी 10 है, तो 10 डिवाइड 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह जब हम dy ओवर स्टेप करेंगे तो dy की 5 है और नीचे हम 10 रखेंगे तो हमारे पास 0.5 टाइम समथिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह। तो बस ये इतनी सी कैलकुलेशन हमें बता दे कि हमने x साइड पे 1 का इंक्रीमेंट करना है और y वाली साइड पे जो है वो 0.5 का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, इस स्टेप में एक ये भी फैसिलिटी होती है कि देखें, आप एक वैल्यू तो स्टेप के अंदर डाल देते हैं, या dx की या dy की, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपने डाली है वो तो सेम होगी स्टेप की और उसकी, तो उस यानी कि दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू तो आपके पास 1 आ जाएगी, तो बाकी दूसरी वैल्यू जो है वो चेंज आएगी और आपने वो इंक्रीमेंट उसमें कर देने हैं। ठीक है, ये देखें, इसका ये नीचे उन्होंने वैसे ही कोड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वैसे है। ये देखें यहाँ पे जो मैंने आपको भी पर एग्जांपल दिखाई है, मैंने 10 और 5 फुट किया था, यहाँ 10 और 8 फुट किया हुआ है कि अगर हमारे पास dx की वैल्यू जो है वो 10 है और dy की 8 है, तो हम x1 और y1 करेंगे। तो अगर हमारा dx बड़ा है तो स्टेप के अंदर dx की वैल्यू डाल दो, और अगर dy बड़ा है तो फिर dy की वैल्यू स्टेप के अंदर डाल दो। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों वैल्यूज़ आ जाएगी कि x का कितना इंक्रीमेंट करना है और y का कितना इंक्रीमेंट करना है। तो ये आपका पूरा कोड बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद क्रिटिसिज्म आ जाता है, इस एल्गोरिथम पे भी क्रिटिसिज्म हुआ।
इसमें कैलकुलेशंस तो कम हो गई थी, लेकिन एक हमारा उसमें मसला था कि वो हम फ्लोटिंग पॉइंट में कैलकुलेशंस आ रही थी। यानी कि देखें, हम जब बात करते हैं किसी भी कैलकुलेशन की तो हम कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट 2+3=5 इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आएँ। हम जो है वो डेसिमल की फॉर्म में अपने वैल्यूज़ को ना लेके फिरते रहे। तो हमने जो पिछला एल्गोरिथम देखा था उसमें भी यही मसला था कि वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट में कैलकुलेशंस करता था, और उसका एक ये मसला था कि उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी। इसमें हमने कैलकुलेशन तो कम कर दी, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट वाला मसला जो था वो इसमें भी था। तो फिर सोचा गया कि इसके लिए कोई ऐसा और एल्गोरिथम जो है वो डिफ़ाइन किया जाए जिसकी जो है इंटीजर टाइप कैलकुलेशन हो। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में ये मसला होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है और बहुत जो है कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगती है इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हमें एक नया जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया एल्गोरिथम विच वाज ब्रिसेनम लाइन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या करता है कि ये कोशिश करता है कि जो भी नियरेस्ट इंटीजर कोऑर्डिनेट है ना, इंटीजर वैल्यू है, उसको ये पिक कर ले। जैसे मसलन ये देखें, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है अगर हमारा जो है वो लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और वो लाइन यहाँ से गुजर रही है, तो अब इसका एक जो है इंटीजर पिक्सल वो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, लेकिन लाइन तो यहाँ से गुजर रही है। तो इसके अंदर हम जो है एक ऐसा फंक्शन डिसीजन ऐड कर देते हैं जो हमें ये डिसाइड करके देगा कि ये इस वाले पॉइंट के ज़्यादा करीब है लाइन या इस वाले पॉइंट के ज़्यादा करीब है। तो ये कैलकुलेशन के बाद जिस वाले पिक्सल के ज़्यादा करीब होती है हम उस पिक्सल को ब्राइट कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेशन करता है। तो चलिए नीचे देखते हैं इस एल्गोरिथम को। उससे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आप दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ आते हैं, ये देखें कहता है एज्यूमिंग दैट द स्लोप इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1। आप एज्यूम करें कि आपने जो स्लोप बनाई है या जो आपके पास स्लोप है वो पॉजिटिव है और वो लेस देन 1 है। जैसे हमने ऊपर एक स्लोप देखी थी ना, यहाँ पे जो हमारे पास लेस देन 1 थी, यहाँ पे हमारे पास स्लोप थी ये देखें, ये हमारे पास स्लोप थी, ये हमारे पास लेस देन 1 थी। तो वो कहता है कि आपके पास एक ऐसी स्लोप है जो लेस देन 1 है और मूविंग 1 स्टेप इन एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि आपने एक्स डायरेक्शन की तरफ उसमें मूव करना है, और या तो वाई की तरफ आप सेम ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप उसकी तरफ 1 इंक्रीज़ कर जाएं। ठीक है, अ डिसीजन फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व दिस चॉइस। और इस चॉइस के लिए हमें डिसीजन फंक्शन की ज़रूरत होती है, जिसकी मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल बताई थी कि हम डिसीजन फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमें बताता है कि हमने किस पॉइंट की तरफ जो है किस पिक्सल को ब्राइट करवाना है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, वो हमारी मोटिवेशन होती है, फिर मुझे पता चलता है कि मैंने जो है सीरीज़ कंप्लीट करनी है। तो इसकी जो है ये सारी कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं इसी चीज़ के बारे में, ये D1 की D2 ये सारा है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कोड लिखा हुआ है, ये देखें, जैसे हमने ऊपर 2 कोड देखे थे बिल्कुल उसी तरह ये कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने dx की वैल्यू फाइंड की है, फिर आपने dy की वैल्यू फाइंड की है, और फिर p जो है उसका ये फॉर्मूला है कि आप d2 की जो वैल्यू है, dy की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से dx की वैल्यू माइनस कर देंगे, और फिर c1 और c2 की वैल्यू, और फिर इस तरह जो है एक्स वाई, और फिर ये सारी कैलकुलेशन है। ये आपके इस एल्गोरिथम की कैलकुलेशन है। और इस एल्गोरिथम में हमने जो है इंटीजर वैल्यूज़ जो हैं वो पिक की, और फ्लोटिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमने ख़त्म किया। लेकिन इसकी भी जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया गया, इम्प्रूव किया गया, जैसे हमने हर एक में किया। तो इसकी जो है इम्प्रूवमेंट इन द स्पीड ऑफ लाइन ड्राइंग विल रिजल्ट इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ मोस्ट ग्राफिकल एप्लीकेशन। यानी कि इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया गया कि जब लाइन लगती है तो इतनी सारी कैलकुलेशन होती है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट ये की गई कि इसकी स्पीड तेज़ कर दी गई, और इसी तरह जो है इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई। उसके बाद हमारे पास जो है एक चीज़ आती है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो होती तो फ्रैक्शनल पॉइंट में ही है। जैसे हम कहें कि हमारे पास वैल्यू तो 2.5 की फॉर्म में ही आती है, लेकिन इस तरह किया जाता है कि इसके अंदर जो है वैल्यूज़ को फ्रैक्शन वाला जो होता है उसको अलहदा कर लिया जाता है, और जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है उसको अलहदा कर लिया जाता है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है
इस तरह होता है कि हमने जो है फ्रैक्शन वाली वैल्यू, ये हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसको हम यहाँ लिख देंगे और जो हमारी इंटीजर वाली वैल्यू है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज सेपरेट करके इसको सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये मेथड हमारे पास जो है ये फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसी के नीचे उन्होंने सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।